अस्सलाम वालेकुम। आ, ठीक है। तो बेटा हमने अपनी लास्ट टॉपिक में या लास्ट क्लास के अंदर आई थिंक मैंने आपको ओके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जर्नल मैकेनिज्म समझाया था, और मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो उसका एक मैकेनिज्म होता है, एंड वी विल डिस्कस दैट। अच्छा, आज हम पता है क्या करेंगे? आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब जैसे कल हम लोगों ने एक जर्नल रिएक्शन पढ़ा था। जर्नल रिएक्शन का मतलब बेटा ये देखिएगा, मैंने आपके सामने ये कल का लेक्चर रखा हुआ। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, और ये जो डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3 बनी हुई है बेटा, इन तीनों डायग्राम्स को मर्ज करके आप एक और डायग्राम बना सकते हैं, और वो ये वाली है, ये वाली। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आप इन तीनों को मर्ज करके बना सकते हैं, राइट। यानी ऊपर जो मैंने इक्वेशन डायग्राम नंबर 1, 2, 3 दिया हुआ है उसके साथ बेटा। अच्छा, हम आज ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट भी हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा आप मेरे साथ लिखिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रियल कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। कल हम लोगों ने जर्नल बात की थी, आज हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे, ठीक है, कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाने लगा हूँ बेटा, वो है हेलोजिनेशन। अच्छा, ऐसा नहीं होगा आपने ये वर्ड कभी सुना ना हो। हेलोजिनेशन आपने एएस लेवल में बहुत दफ़ा सुना है, ठीक है। हेलोजिन किसे कहते हैं? ग्रुप 17 या ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोजिन या हेलो, उनके रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग हेलोजिनेशन। हमारे सिलेबस में दो टाइप के हेलोजिनेशन रिएक्शन है, एक क्लोरीनेशन है और एक ब्रोमीनेशन है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्लोरीनेशन, तो इसका मतलब है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा वो क्लोरीन होगा। इसी तरीके से ब्रोमीनेशन के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो ब्रोमीन होगा बेटा। तो हेलोजिनेशन में मैं आपको पहले एक जर्नल एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं उसका मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा। अच्छा, पहला और दूसरा मैकेनिज्म मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा, ताकि आपको आइंदा आने वाले मैकेनिज्म में ज़्यादा टाइम ना लगे समझने में। जैसे हेलोजिनेशन के अंदर मैं आपके साथ जो पहला हेलोजिनेशन डिस्कस करने लगा हूँ बेटा, वो है क्लोरीनेशन। इसको मैं ए से कह देता हूँ, क्लोरीनेशन। अच्छा, क्लोरीनेशन का जर्नल रिएक्शन ऐसा होगा, ये देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेंजीन है बेटा, आप इस बेंजीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा दें। दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, दो कंडीशंस। जैसे एक कैटलिस्ट यूज़ होता है AlCl3, और डार्क में बेटा, यानी लाइट नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर लाइट होगी तो क्या होगा? हेलोजिन्स, वालेकुम सलाम, हेलोजिन्स इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनाएंगे। अगर लाइट होगी तो हेलोजिन्स फ्री रेडिकल्स बना लेंगे। हमें फ्री रेडिकल्स नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ठीक है। इसीलिए रिएक्शन डार्क में होना चाहिए, लाइट में नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ देखिए बेटा, जब ये प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, एक और आपको अच्छी बात बताऊं, जैसे आपने एएस लेवल के अंदर पूरा डिटेल के साथ नोमेनक्लेचर पढ़ा था, याद है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ी थी। एएस में पूरा डिटेल से पढ़ाया जाता है, A2 में ज़रूरत नहीं पड़ती। पता है क्यों? क्योंकि A2 में वही नॉलेज जो आपकी AS की है चल जाती है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा
कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई हैलोजन आ जाए तो हम उसे हेलो कहते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो क्या बोलते हो, फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो। इसी तरीके से अब ज़रा देखिएगा कि आपको अलग से पढ़ने की क्यों ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे क्लोरीन लगाया और साथ में HCl बना, ये जनरल रिएक्शन है। इस कंपाउंड का नाम क्या सजेस्ट करेंगे? Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। और रिंग का नाम क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। आप इसे कहेंगे दिस इज क्लोरो बेंजीन बेटा। अच्छा, अब सवाल ये सर आप इसे 1 क्लोरोबेंजीन क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको एक बात बताया था, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है। इट मींस ऑल पोजीशंस आर सेम। तो आप इसे 1 क्लोरोबेंजीन ना बोलो, सिर्फ क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। क्यों? आप इस क्लोरीन को किसी भी जगह पे लगा दें, ये फिर भी वही 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरोबेंजीन ही होगा। तो ये ऐसा नहीं होगा कि क्लोरीन की पोजीशन चेंज कर लेने से इसका नंबर चेंज हो जाएगा, जी नहीं। क्यों? ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर सेम मींस ऑल पोजीशंस आर सेम। सारी पोजीशन इसके अंदर सेम है बेटा। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म ये होगा कैसे, ये रिएक्शन कैसे होता है, लेट्स सी। अच्छा, स्टेप्स के नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि मैं आपको बात समझा सकूँ। वरना जैसे आपने AS लेवल के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, तो बेटा आपको याद है आपके सिलेबस में उनके स्टेप्स के नाम भी हैं। जैसे इनिशिएशन स्टेप आपको पता होना चाहिए, उसमें फ्री रेडिकल बनते हैं। फिर प्रोपेगेशन स्टेप, जिसमें एक फ्री रेडिकल एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक फ्री रेडिकल बनाता है, उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर सबसे लास्ट स्टेप में आपने पढ़ा टर्मिनेशन। ये वर्डिंग भी सिलेबस का पार्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है। टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं। यहाँ जो मैं स्टेप्स के नाम लिखूंगा वो नाम आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टेप्स याद रहें कि यार काम कैसे हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है और तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में मैं सबसे पहले स्टेप 1 को एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप 1, और मैं इसका नाम अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे, लेट्स सी। क्लोरीन क्लोरीन AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो ज़रा देखिएगा एक क्लोराइड फॉर्म में, यानी Cl नेगेटिव की फॉर्म में आया AlCl3 के पास, और उसने बनाया AlCl4 नेगेटिव, साथ में बना दिया Cl पॉजिटिव बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही जर्नली आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ AlCl4 डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड? याद है? मैं एक साइड पर रेफरेंस के लिए बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज AlCl3, और एक क्लोराइड जो होता है बेटा वो अपना पूरे का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के साथ शेयर करता है, और ये ओवरऑल क्या बन जाता है, AlCl4 नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव। तो ग्रुप 13 या 3 का होता है एल्यूमिनियम। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए वो एक डेटिव बॉन्ड और बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम हुआ है कि एक क्लोरीन मॉलिक्यूल में से एक क्लोराइड निकला और उसने AlCl3 के साथ क्या बनाया, AlCl4। तो क्लोराइड से निकलने का मतलब हो गया एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, दैट्स इट, तभी तो क्लोराइड हुआ है। तो जो दूसरा क्लोरीन रिमेनिंग बचा बेटा वो पॉजिटिव हुआ और वो आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 2 देखिएगा बेटा। स्टेप नंबर 2,
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये देखो हो क्या रहा है, वो जो कल मैकेनिज्म बनाया था, तो देखो अब मुझे कितनी आसानी हो गई। एक दफा आपको समझा दिया ना पूरा मैकेनिज्म, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसे समझने में। देखिए ये हो गया Cl पॉजिटिव। हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी आप एरो बनाते हैं तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ। तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो बनाऊंगा, मैं बीच में इंटरमीडिएट शो करूंगा। ये है वो मैकेनिज्म जो मैं आपके साथ अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत डिटेल के साथ। एक एक इलेक्ट्रॉन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बेटा इसमें। ये देखिए, दिस इज H, दिस इज Cl, एंड यू नो दैट इट्स नॉट चांद तारा, ओके? पता है ना, जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे उसके एडजेसेंट से पॉजिटिव चार्ज शुरू होता है, एडजेसेंट पे आके एंड होता है बेटा। अब देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर निकला। नाउ दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या चीज़ बाहर आ गई बेटा? H पॉजिटिव आयन। मेरा ख्याल नज़र आ रहा है आपको H पॉजिटिव? ओके, नाउ वन मोर थिंग, डू यू स्टिल रिमेंबर? बस ओ लेवल्स वाला सवाल है, कैटलिस्ट किसे कहते हैं? A substance which participate in chemical reaction but remains unchanged chemically at the end of reaction. तो अगर AlCl3 कैटलिस्ट है तो उसको एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो इसका मतलब है रीफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट भी होनी चाहिए। आपने लिखा बेटा रीफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट, ये मेरा तीसरा और आखिरी स्टेप है। ये देखिए रीफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट क्या मतलब? H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव AlCl4 के साथ मिलेगा, AlCl4 नेगेटिव के साथ मिलेगा, तो बेटा ये बना लेगा AlCl3, साथ में बना लेगा HCl। आप चेक करें, एल्यूमिनियम क्लोराइड ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया एट द एंड ऑफ रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड वापस से मिल गया। ये प्रॉपर्टीज किस चीज़ की होती है? कैटलिस्ट की। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड ने क्या बिहेव किया बेटा? एज अ कैटलिस्ट बिहेव किया। ये हो गया 3 स्टेप। मेरे को एक चीज़ आपको और सिखानी है, कभी कभी आपका एग्जामिनर स्टेप 2 प्लस स्टेप 3 को मिला के लिखता है। देखो जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं चलते उन्हें अक्सर ना मार्किंग स्कीम के आंसर्स देख के कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर आपने तो 3 स्टेप कराए थे, वहाँ पे 2 स्टेप्स थे। हालांकि अगर आप गौर करें तो दोनों सेम है। फॉर एग्जाम्पल आप गौर से देखिए, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको नज़र आ रहे हैं। अरे मैं इन दोनों को मर्ज करके लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मर्ज करके। आपका एग्जामिनर भी कभी कभी क्या करता है, 2 और 3 को मिला देता है साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, इसी वाले को मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसने क्या किया, ये बेंजीन है, ओके, Cl पॉजिटिव, आपने एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाया, ठीक है, आपने इंटरमीडिएट शो किया, ये देखें, जैसे बेटा ये हो गया H, ये हो गया Cl, एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। अब सुनिए, ये हो गया सेकंड स्टेप। हमने क्या किया, H निकाल के फिर थर्ड स्टेप बनाया। वो कहता है मत करो, कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, इसे कंटिन्यू कर लो। कैसे? AlCl4 नेगेटिव है,
H इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाओ ऐसे। अब देखिएगा उसने क्या किया, प्रोडक्ट बना दिए। इसके बाद थोड़ा सा गौर करो तो काम वही किया है। साथ में उसने क्या लिख दिया, HCl। साथ में उसने क्या लिख दिया बेटा, AlCl3। अब आप दोनों को ज़रा गौर से देखें, उसको और इसको थोड़ा गौर से देखें, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दोनों एक ही चीज़ है बेटा, देखें नज़र आ रहा है। उसने स्टेप 2 और स्टेप 3 को मिला के लिख दिया, एक ही बात है। आपको जो इजी लगता है आप कर सकते हैं पेपर में, कोई इशू नहीं। आप दोनों को मिला दें, कोई बात नहीं, रिफॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट के साथ कर दें। अलग अलग लिखना चाहते हैं अलग अलग लिख दें, कोई इशू नहीं। ये हो गई क्लोरीनेशन। अच्छा, एक और हमारे पास रिएक्शन है, वो है ब्रोमीनेशन। नंबर 2 सेकेंडरी हेलोजिनेशन का सेकंड है ब्रोमीनेशन बेटा, ब्रोमीनेशन। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप इसे ना खुद से ट्राई करें। मैं चाहूँगा एक दफ़ा खुद से ट्राई करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जर्नल रिएक्शन देता हूँ, आपने इसका मैकेनिज्म खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैंने लिखा Br2, इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है बेटा FeBr3, वही डार्क के अंदर। अच्छा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इससे पहले वाले प्रोडक्ट का नाम था क्लोरोबेंजीन। क्या आप बता सकते हैं इस वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होना चाहिए? हाँ भाई, ब्रोमोबेंजीन। मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करें। ब्रोमोबेंजीन, यानी मैं चाहता हूँ आप उस पिछले वाले रिएक्शन को देख करके एक दफ़ा खुद से अपनी कॉपी के अंदर इसका मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें। दो मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करें। और पिछले वाले रिएक्शन को दिमाग में रखिएगा, मतलब जिससे पिछले वाला रिएक्शन किया ना आपने बेटा, वो दिमाग में रखिएगा। शाबाश। अच्छा, 2 स्टेप बनाए, 3 स्टेप बनाए, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसा आपको सही लगता है। बट एक दफ़ा आप खुद से ट्राई करें बेटा इसको। आप लोग करते रहें और जो मैं कर रहा हूँ उसको इग्नोर कीजिएगा।
हाँ बेटा, डन। सिर्फ देख लें एक दफ़ा जो कुछ आपने किया है। अगर आपने 3 स्टेप्स किए हैं तो भी कोई इशू नहीं है, मैं 2 स्टेप्स में कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेक कर लें क्या आपने मैकेनिज़्म में ऐसा ही कुछ किया है, और अगर आपने ऐसा किया इसका मतलब है आपको मेरी बात समझ आ गई है। सही है। अगर आपने 3 स्टेप बनाए बेटा तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आपने 2 स्टेप बनाए तो भी कोई इशू नहीं, मर्जी है आपकी, आप 2 स्टेप्स में उसको पूरा कर लें या 3 में कर लें। ये हो गया हमारा ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन, यानी हेलोजिनेशन के अंदर 2 टॉपिक्स हैं हमारे पास, एक है क्लोरीनेशन और एक है ब्रोमिनेशन। हम याद रखिएगा बेटा, हम डार्क क्यों रखते हैं इनमें, या हम लाइट क्यों नहीं प्रोवाइड करते, तो उसका जवाब याद रखिएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, और हेलोजन लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि हेलोजन लाइट की प्रेजेंस के अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। हमें फ्री रेडिकल नहीं चाहिए, क्योंकि रिंग में कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, तो हमें बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, नॉट फ्री रेडिकल। दैट्स वाई हम लाइट प्रोवाइड नहीं करते। हमारा दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नंबर 2, नाइट्रेशन बेटा। हमारा सेकंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। अच्छा, नाइट्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं ज़रा इस पर स्टार बना देता हूँ। यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन नाइट्रेशन से बन सकते हैं, मोस्टली जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो नाइट्रेशन से बन सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसमें थोड़ी बहुत इक्विलिब्रिया भी इन्वॉल्व होती है। अब मैं आपसे वैसे ही थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूँ। डू यू स्टिल रिमेंबर इक्विलिब्रिया के सबसे लास्ट के अंदर आपने एसिड बेस थ्योरीज पढ़ी थी? ओके, लेट मी रिमाइंड यू अगेन। आपने पढ़ा था बेटा कि एसिड्स आर प्रोटॉन्स डोनर और बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर, याद आ रहा है? और कोई भी एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर दे, यानी पार्ट ऑफ एन एसिड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस, और पार्ट ऑफ अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। ये सारी बातें यहां भी इन्वॉल्व होंगी। कैसे? लेट मी टेल यू। ये इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, लुक एट हियर, ये बेंजीन, अगर आप इस बेंजीन को ट्रीट करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, ठीक है, तकरीबन 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप इन्हें रिएक्ट करवा दें तो ये आपको प्रोडक्ट देते हैं NO2 के साथ बेंजीन। आपको याद है 2,4-DNPH? आप कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करते थे 2,4-DNPH से। व्हाट इज दैट 2,4-D के बाद N? व्हाट इज N? नाइट्रो। व्हाट इज दिस? नाइट्रो किस ग्रुप को बोलते हैं? NO2 को। तो बता सकते हो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। अब सुनिए, इसमें बहुत सारी बातें बताने लगा हूं एक एक करके। सबसे पहली बात, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। पहली बात, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कभी भी कहीं पे लिखा हो वी आर यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसका मतलब होता है वी आर यूजिंग
मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसका ये मतलब होता है। दूसरी बात, आप थोड़ा नोट करें, मैंने नाइट्रिक एसिड को एरो से पहले लिखा है और सल्फ्यूरिक एसिड को एरो के ऊपर लिखा है, पर्पसली लिखा है। मतलब कहने का ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर, जो चीज़ एरो से पहले लिखी जाती है उसे यूजुअली अपना रिएजेंट समझा जाता है, दिस इज रिएजेंट या रिएक्टेंट है। और जो चीज़ आप एरो के ऊपर लिखते हैं बेटा, उसे यूजुअली क्या कहा जाता है, कैटलिस्ट। ऐसा ही है, मैं यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ। इन दोनों कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स में से बेटा आपका रिएजेंट या रिएक्टेंट कौन है, नाइट्रिक एसिड, और आपका कैटलिस्ट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए मैंने इसको पर्पसली ऐसा लिखा है कि एक को एरो से पहले लिखा है और एक को एरो के ऊपर लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपको क्या वापस से मिलना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड वापस मिलना चाहिए। ओके, अब देखिएगा ये रिएक्शन के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं, लुक एट हियर, जरा हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 1 देखिएगा, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इनिशियली रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बनाता है HSO4 नेगेटिव और साथ में बनाता है H2NO3 पॉजिटिव। इसकी थोड़ी डिटेल सुनिएगा। आप देखें, मैं एक अजीब सी बात बोलूँगा जो सिर्फ केमिस्ट्री के बच्चों को समझ आ सकती है, नॉन केमिस्ट्री वाला समझ ही नहीं सकता। ये दोनों एसिड हैं, हाँ हैं, आप खुद मुंह से खुद ही तो बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड, आप कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखें मैं क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रिक एसिड हियर इज अ बेस, सल्फ्यूरिक एसिड हियर इज एन एसिड। अजीब सी बात है। आप देखें, आप खुद बोल रहे हैं नाइट्रिक एसिड बेस है। पता है क्यों कह रहा हूं ऐसा, प्रोडक्ट को देखें, सल्फ्यूरिक एसिड ने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया है और नाइट्रिक एसिड ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ब्रॉन्स्टेड वाली वो थ्योरी याद है आपको, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोटॉन डोनर क्या होता है, एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ने H प्लस आयन दिया है, प्रोटॉन दिया है, एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड ने उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैंने नाइट्रिक एसिड को क्या बोला, बेस। समझ आ रही है। लेकिन आप किसी नॉन केमिस्ट्री के सामने बोले नाइट्रिक एसिड इज अ बेस, तो हो सकता है आपको टक्कर मार दे, भाई ये क्या बोल रहा है, खुद बोल रहा है एसिड, खुद बोल रहा है बेस, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप ये सही बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड। आगे है, पार्ट ऑफ एन एसिड व्हेन इट डोनेट्स अ प्रोटॉन इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस। तो ये HSO4 जो बना है ये आपका कॉन्जुगेट बेस हो गया। पार्ट ऑफ अ बेस व्हेन इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड। बेटा इस कॉन्जुगेट एसिड को बोलते हैं प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। दिस इज नोन एज प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अच्छा, यहां पे एक और जनरल बात बता दूं बेटा, ताकि आप लोग ना जब भी कभी जैसे कोई केमिस्ट्री के लिहाज से कभी भी कोई बातचीत चल रही हो आपकी, तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस ने अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या एक्सेप्ट किया हुआ है, प्रोटॉन, तो बेटा प्रोटॉन एक्सेप्टर को हमेशा क्या बोलते हैं, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद उस सब्सटेंस के नाम के साथ आप क्या लगा सकते हैं, प्रोटोनेटेड। उस सब्सटेंस के नाम के साथ क्या लगा सकते हैं, प्रोटोनेटेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है बेटा, तो आपने इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड। अब ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड होता है ये अनस्टेबल होता है बेटा, ये जो प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड है ये अनस्टेबल होता है, तो ये डिसोसिएट होता है। H2NO3 डिसोसिएट होता है बेटा इनटू
NO2 पॉजिटिव जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यानी ये वो सारे काम करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल करता है। और उसके साथ साथ बेटा ये बन गया वाटर, ये बेसिकली इसकी डिसोसिएशन है, बिकॉज प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल। ये बेसिकली होता है अनस्टेबल, बन गया। उसके बाद पूरा रिएक्शन होता है। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे ख्याल रखिएगा, आपको पास पेपर में कभी कभी एग्जामिनर 2 मार्क्स का एक सवाल देता है, आपसे कहता है कि हाउ एन इलेक्ट्रोफाइल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग नाइट्रेशन रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो, आपसे कहता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल की। तो सुनिएगा बेटा, एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ बच्चे ना यहाँ पे एक मिस्टेक ये कर देते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करके लिख देते हैं। गलत तरीका, ऐसा मत कीजिएगा। जब आपसे एग्जामिनर बोले कि आप इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखें, तो बेटा अब आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ज़रा देखिएगा, मैं समझा देता हूँ और करके समझा देता हूँ। जैसे 2H2SO4 ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और नाइट्रिक एसिड के साथ मिल जाए बेटा तो ये बनाएगी 2HSO4 नेगेटिव, साथ में NO2 पॉजिटिव, और साथ में H3O पॉजिटिव। आप थोड़ा सा सोचें, मैं H2O की जगह H3O पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं? AS लेवल का सवाल है। वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एसिड्स के साथ क्या बिहेव करता है? बेस, और बेस के साथ एसिड। तो बेटा अगर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे तो क्या कभी वाटर वाटर की फॉर्म में रहेगा? जी नहीं, बल्कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? H3O+। तो अगर आपको बोले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाओ, याद रखना बेटा, तो आपने ये इक्वेशन बनानी है। दिस इज बैलेंस्ड chemical equation for the formation of electrophile. For the formation of electrophile. Understand? अब आओ, बाकी सब वही फॉर्मेलिटी वाला है जो पहले था। अब आगे बहुत आसान है, सिर्फ ये जो मैंने स्टेप बनाया ना बेटा, ये जो शुरू के मैंने आपको, ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये जो मैंने शुरू के स्टेप्स बनाए, अगर आपको ये समझ में आ जाए ना, बस बाकी तो सारा फॉर्मेलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये देखें, वही सब कुछ करूँगा जो मैं बाकी प्रीवियस में करता हुआ आया हूँ, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये है बेंजीन बेटा, आपने इसको NO2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कराना है। ये देखें, ये आपने वही H बनाया बेटा, वही NO2 बनाया। और मैंने आपसे क्या कहा था, इस बात का ख्याल रखें, जिस पोजीशन पे आप इलेक्ट्रोफाइल लगाते हैं उसकी एडजेसेंट वाले से पॉजिटिव क्रिएट होता है और एडजेसेंट पे आके एंड होता है। तो बेटा आपने इसके एडजेसेंट से शुरू करना है, इसके एडजेसेंट पे आके रोक देना है ऐसे। मैं इसी के साथ स्टेप 2, 3 को मिला के लिख रहा हूँ, ठीक है? मिला के लिखता हूँ, HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये H देके गया, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो बनाओ, ये बेंजीन है बेटा, साथ में लग गया NO2 और साथ में बन जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड वापस से मिलना ज़रूरी है, पता है ना क्यों?
क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एज अ क्या बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का वापस आना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो वापस मिलता है। एक आखिरी बात, उसके बाद नाइट्रेशन वाली बात ख़त्म हो जाएगी। वन लास्ट छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आप ये देखें, मैं आपको दोनों रिएक्शंस ना कंपेयर करके समझा देता हूँ। अगर आप यही रिएक्शन यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बेटा यानी कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सब सेम रखें, बस एक चीज़ चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, आप टेम्परेचर 50 या 55 से अबव कर दें। कुछ लोग कहते हैं 55 से अबव करें, कुछ लोग कहते हैं 50 से अबव करें, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 कर दें डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपकी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस बढ़ जाती हैं। क्यों? जाहिर बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी जो इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैक के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भी ज़्यादा बनेंगे, तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन पूरी शो करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चूंकि इससे पहले आपने कितनी सब्स्टिट्यूशन शो की हैं, 1, आप 2 शो कर दें, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई बोलता है सर अगर मैं 3 शो कर दूँ, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट सिर्फ ये शो करने के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो जाती हैं, उसको शो करना है बस। तो आप एक की जगह 2 बना दें, दैट्स इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मैंने बनाया NO2 और एक ऑल्टरनेट पोजीशन छोड़ के आपने क्या बना दिया, NO2। अच्छा, ये ऑल्टरनेट पोजीशन क्यों छोड़ते हैं, ये हमारे सिलेबस में पूरी डिटेल के साथ है, पढ़ाऊंगा ये ऐसा क्यों किया। मतलब अगर जैसे आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आप साथ साथ भी तो लगा सकते थे और आप 2 पोजीशन छोड़ के भी तो लगा सकते थे, आपने एक पोजीशन छोड़ के क्यों लगाया? तो इसका जवाब मिलेगा आपको जब हम लोग ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, ओरिएंटेशन इन बेंजीन, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये जो पोजीशन मैं छोड़ रहा हूँ, इसे आप कह सकते हैं 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। और जब आप टेम्परेचर क्या करें बेटा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दें, तो फिर आप मोर सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं। और मैं आपको कन्फ्यूजन से बचाने के लिए यहाँ अलग से लिख देता हूँ, ताकि आपको भूल ना जाए ना बेटा। ऐसा ना हो आप रिवाइज कर रहे हो, आप बोले अभी सर ने ये क्या किया, एक पोजीशन क्यों छोड़ दी, तो वहीं पे बस, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ ग्रुप्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, होते हैं ना कुछ बच्चे बेचारे परेशान हो जाते हैं, सर ने ऐसा क्यों किया, हो सकता है सर भूल गए। अबे भूला नहीं हूँ भाई, जानबूझ के लिखा है एक पोजीशन छोड़ के लिखा है। अब वो क्यों लिखा है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका नाइट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा आने वाले सवाल किस में है बेटा, नाइट्रेशन के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। हमारा पहला रिएक्शन था हेलोजिनेशन, हमारा दूसरा रिएक्शन था नाइट्रेशन, हमारा तीसरा रिएक्शन है, हमारा थर्ड रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल एंड क्राफ्ट, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेंजीन में 2 रिएक्शन डिस्कवर किए, एक का नाम था फ्रिडल, एक का नाम था क्राफ्ट। इन दोनों ने बेंजीन में रिएक्शंस डिस्कवर किए, तो इसलिए उन्होंने रिएक्शंस के नाम अपने नाम के साथ रख दिए। अच्छा, इन दोनों के रिएक्शंस जो इन्होंने डिस्कवर किए थे, उनमें से पहला रिएक्शन था अल्काइलेशन। पहला रिएक्शन इज अल्काइलेशन। डू यू नो बेटा अल्काइल किसे कहते हैं?
अल्काइल रेडिकल्स को कहते हैं। रेडिकल्स किसे कहते हैं? इन विच वन वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फ्री। फॉर एग्जाम्पल मीथाइल, फॉर एग्जाम्पल ईथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हम इन्हें बोलते हैं दे आर रेडिकल या अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइलेशन में क्या होगा? बहुत सिंपल सी चीज़, ये देखिए, मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा चीज। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो जो मैंने कल का मैकेनिज्म आपको कराया है, तकरीबन 2-3 चीज़ें छोड़ के हर दफ़ा वही चीज़ रिपीट हो रही है। आप गौर से देखें, वो इसीलिए मैंने कल डिटेल से कराया आपको कि यार, मतलब अपनी लास्ट क्लास में आपको पूरी डिटेल से करा दिया कि एक दफ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म अच्छी तरह समझ लो, जान छुट जाएगी। वो वही चीज़ बार 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 हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिपीट हो रही है, तकरीबन रिपीट होती है। कुछ जगहें हैं जहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल है, थोड़ा सा मैकेनिज्म का स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, वरना 90% सब सेम ही है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जैसे आपने बेंजीन के साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, तो आपने यहाँ लिखा फॉर एग्जांपल मीथाइल लिख रहा हूँ, क्लोरोमीथेन, इसका नाम है बेटा क्लोरोमीथेन। अगर आप इस क्लोरोमीथेन को इस बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएं, और शर्त ये है कि एक कैटलिस्ट यूज़ करें AlCl3, तो बेटा ये बना लेगा CH3 और साथ में बना लेगा HCl। इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो क्या होगा? तो तुम्हें आ गया होगा। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, A2 में मुझे अलग से IUPAC नेमिंग पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ना खुद ब खुद कंपाउंड देख के समझ में आ जाएगा इसका नाम क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या नाम होना चाहिए इसका? मीथाइल बेंजीन कहते हैं इसको। CH3 क्या है? मीथाइल। रिंग क्या है? बेंजीन। तो नाम क्या हो गया? मीथाइल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम, इसे लोग टॉलीन भी कहते हैं, TOULENE, टॉलीन। इसको लोग कॉमनली टॉलीन भी कहते हैं। CH3 के साथ अगर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ हो तो हम उसे कॉमनली टॉलीन भी कहते हैं। अच्छा, बस सिंपल सा रिएक्शन है ये, लेकिन इसका मैकेनिज्म का पहला स्टेप समझाना ज़रूरी है। फर्स्ट है, उसका रीज़न है, बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप इसे थोड़ा गौर से देखें, इसको मैं चाहूँगा कि दोनों ही आपकी स्क्रीन पे आए ताकि आपको समझ में आए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ज़रा देखिएगा, मैकेनिज्म देखिएगा। अब मुझे अलग से स्टेप बनाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आपको पता चल गया है कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म होगा, पहले स्टेप में क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तीसरे स्टेप में अगर उसमें कोई कैटलिस्ट है, अगर है, तो उसे रीफॉर्म होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा स्टेप नंबर 1 बेटा। फॉर एग्जाम्पल CH3Cl, AlCl3 के साथ मिला, ये देखें बेटा, और इसने बनाया AlCl4 नेगेटिव। अभी ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। साथ में क्या बना दिया? CH3 पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आएगा, सर इसमें ऐसा क्या डिफरेंट है जो आप कह रहे हैं कि इसको ज़रूरी है बनाना? एक चीज़ डिफरेंट है। देखिए बेटा, अब तक जितने भी मैंने इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे, उसमें से मैंने किसी भी इलेक्ट्रोफाइल में ये वर्ड यूज़ नहीं किया। मैंने सिर्फ उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला। अब मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पहले नहीं बोला। अल्काइलेशन के केस में जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जब भी बनेगा, आप अपने इलेक्ट्रोफाइल को कार्बोनियम आयन कह सकते हैं या कार्बोकैटायन कह सकते हैं। क्यों? इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला। इससे पहले मैंने क्या बोला? बस ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब कह रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये आपका कार्बोकैट आयन है या कार्बोनियम आयन है।
डू यू रिमेंबर? पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेटा इससे रिलेटेड आपने एएस में बहुत कुछ पढ़ा है। थोड़ा याद दिलाता हूँ, कोशिश करें ज़रा दिमागों पे जोर डाल के कि याद आ रहा है या नहीं। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा अल्कीन्स के अंदर, तो हमने मार्कोनी ऑफ रूल्स पढ़ा था। मार्कोनी ऑफ रूल वो किसके बारे में था? कार्बोनियम आयन के बारे में। क्या कहता था मार्कोनी ऑफ रूल? रूल के तहत वो कहता है कि जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन करते तो हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा हो। फिर एक्सप्लेनेशन क्या दी उसने ये बोला कि कार्बोनियम आयन 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और टर्शियरी कार्बोनियम आयन। इन तीनों की स्टेबिलिटी डिफरेंट है। इन तीनों में से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद आपको मैं एक और बात याद दिलाऊं, ऑर्गेनिक एएस आप माइनर और मेजर प्रोडक्ट किस बेस पे डिसाइड करते थे? नहीं, कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोनियम आयन होता है? टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। जो चीज केमिस्ट्री का रूल है, जो चीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ज्यादा फॉर्म भी होगी। रूल है। अगर कहीं पर 2 पॉसिबिलिटीज हो रही हो, प्राइमरी भी बन रहा हो, सेकेंडरी भी बन रहा हो, तो क्या दोनों की क्वांटिटी इक्वल बनेगी? नेवर। वो चीज ज्यादा बनेगी जो ज्यादा स्टेबल हो। समझ में आ रही मेरी बात? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपने इस मैकेनिज्म में ये याद रखना है कि कार्बोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे स्टेबिलिटी वाली बात आएगी। अब जरा देखिएगा, बस आखिरी 2 बातें बता रहा हूं, तो मैं यकीनन पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं चाहता हूं ये अधूरा ना रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, लुक एट हियर, बस उस मैकेनिज्म को देख लीजिएगा, ठीक है? जो मैंने ऊपर पहला स्टेप बना, ये मैकेनिज्म इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं कोशिश करूँगा ये मैं स्क्रीन से ना हटाऊं और आपको रेफरेंस देता रहूं इसका। ज़रा मेरा साथ दीजिएगा बेटा। लुक एट हियर, इससे पहले मैंने यूज़ किया था क्लोरोमीथेन बेटा, अब मैं यूज़ कर रहा हूं क्लोरोईथेन। बता सकते हो प्रोडक्ट में क्या फ़र्क आएगा? हेलो, बोले ना बेटा, कीचू कीचू कीचू। ऊपर बना था मिथाइल बेंजीन, यहां क्या बनेगा? इथाइल बेंजीन। यस और नो? अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये बता सकते हैं इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बना होगा वो क्या होगा? ऊपर मैंने रेफरेंस दिया हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, तो आप कहेंगे इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल बना होगा वो होगा CH3 CH2 पॉजिटिव। यस और नो? यही बना होगा बेटा। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर आपने इसका जवाब दे दिया ना, इसका मतलब है आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद है। एएस की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है आपने बड़ी मेहनत से पढ़ा है बेटा। और अगर आपको इसका जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप कुछ भूल रहे हैं। लेट्स सी, CH3 CH2 CH2Cl। यहां देखिएगा बेटा, ऊपर वाले में नाम था क्लोरो इथेन, तो प्रोडक्ट बना इथाइल बेंजीन। नीचे वाले में मेरा रिएक्टेंट है क्लोरो प्रोपेन, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? हेलो भाई, क्लोरोमीथेन में मिथाइल बेंजीन बना, क्लोरोईथेन
इथेन में इथाइल बेंजीन बन रहा है, तो बेटा क्लोरोप्रोपेन में क्या बनना चाहिए? प्रोपाइल बेंजीन। ये देखें, अब ज़रा सुनिएगा मेरी बात को, ये बन गया आपका प्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम लिख देता हूँ, ये बन गया प्रोपाइल बेंजीन। अब आपके दिमाग में आएगा सर तो इसमें रॉकेट साइंस क्या है? एक रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस ये है कि जब साइंटिस्ट ये रिएक्शन कर रहे थे तो परेशान इस बात पे हुए कि दे वर एक्सपेक्टिंग वन प्रोडक्ट दैट इज प्रोपाइल बेंजीन, जबकि देयर वाज नो वन प्रोडक्ट, देयर वाज वन अनदर प्रोडक्ट एंड दे वर शॉक्ड, हाउ, ये कैसे बन सकता है? तो मैंने उनसे कहा ये तो मेरे स्टूडेंट्स भी बता देंगे मसला क्या है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। ये लो, सोच समझ के जवाब देना। उन्होंने कहा एक ये प्रोडक्ट भी बना, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब सवाल ये है बेटा, पहले मेरा पूरा सवाल सुनना। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये रहा, पूरी बात को सुनिएगा। देखो जो मैं बोलूंगा पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए जब आपका इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, पहले बताओ एग्री, यस और नो? आइसोप्रोपाइल बेंजीन उस वक्त बनना चाहिए जब आपका इलेक्ट्रोफाइल ये होगा CH3 CH। अब देखो परेशानी साइंटिस्ट को क्यों हुई, यहां पे हो गई। अब एक बात बताओ, ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन ही नहीं सकता। जरा गौर से देखें बेटा, क्या इससे ये बन सकता है? बताओ, है कैसे बन सकता है? कैसे बन सकता है बेटा? जब आप क्लोरीन रिमूव करेंगे, ऊपर रिएक्शन को गौर से आपने मेरा ख्याल है नहीं देखा, सुन ज़रा गौर, एक चीज़ों को और गौर से देखिएगा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। लिखट है ये मैकेनिज्म, गौर से देखिए और एक बात का जवाब दीजिएगा। हाँ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्यों है, यही तो पूछ रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? मतलब दूसरा प्रोडक्ट तो सेकेंडरी से बनना चाहिए। हमारा जो रिएक्टेंट के अंदर कार्बोनियम बन रहा है वो तो प्राइमरी है, सेकेंडरी तो हमारे पास था ही नहीं, तो प्रोडक्ट कैसे बन गया? आप समझ में आई साइंटिस्ट की परेशानी? भाई मैंने एक रिएजेंट डाला ही नहीं, वो प्रोडक्ट कैसे बन गया? ये कहां से आ गया? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रोपाइल बेंजीन, साथ में दूसरा बन गया। ये इसलिए हुआ बेटा, बाद में उन्हें समझ में आई। ओ अब समझ में आई। हुआ ये था कि जब ये वाला कार्बोनियम आयन बना, इस कार्बोनियम आयन ने खुद को अरेंज किया, रीअरेंजमेंट की और खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया? CH3 CH3 प्लस में। पता है क्यों इसको ये करने का शौक क्यों हुआ होगा? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन। समझ आ रही है? तो कभी कभी केमिस्ट्री में साइंटिस्ट भी शॉक्ड होते हैं। ये बेसिकली था प्राइमरी और ये बेसिकली था सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसीलिए प्रोडक्ट एक की जगह क्या मिल रहा है? दो मिल रहे हैं। सो एक छोटा सा की पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन
इज कन्वर्टेड यानी कि रीअरेंज किया इनटू सेकेंडरी carbonium ion because of stability. ये हो गया हमारा फ्रिडल एंड क्राफ्ट का पहला रिएक्शन अल्काइलेशन। इनके दो रिएक्शंस हैं, दो साइंटिस्ट हैं, दोनों ने दो रिएक्शंस डिस्कवर किए थे। एक का नाम अल्काइलेशन रखा, दूसरे का नाम एसाइलेशन रखा। वो हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर नेक्स्ट क्लास में हमारा बेंजीन यानी पहला टॉपिक एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम वो ओरिएंटेशन वाली बात पे आएंगे जो मैंने आपसे कहा कि एक पोजीशन छोड़ के क्यों लिखा हमने। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास से फिर मैं आपसे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।